एक मिनट। Hello students, this class is for class 10 physics. Just wait. हाँ, ये क्लास हमारा क्लास 10 का लाइव सेशंस है और हम लोग इसी तरह से एवरी डे मंडे वेंसडे फ्राइडे हम लोग क्लास 10 का है ना क्लासेस करवाएंगे, लाइव क्लासेस करवाएंगे टाइम 3 to 3:30 PM और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास 9 का करवाएंगे। हमारा क्लास 9 और 10 का क्लासेस चलेगा। तो जो भी बच्चे आप लोग इंक्लूड जैसे आज इंक्लूड हो रहे हैं और जो नहीं हो पा रहे हैं इस लाइव क्लासेस में, वो लोग उनको आप लोग ऐड करवाइए ऑनलाइन क्लासेस में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा सके। कि लॉकडाउन पीरियड्स में जो हम घर पे बैठे हुए हैं और क्लासेस नहीं हो पा रहे, स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग कम से कम एक कोशिश हमारी है कि हमारी जो कोर्स है, सब्जेक्ट्स है, वो कंप्लीट हो जाए। तो सिलेबस कंप्लीट होगा हमारा इसी तरह से एंड आप लोग साथ बने रहेंगे। तो सदफ, नाउ यू कैन स्टार्ट। हमारा चैप्टर 10 है फिजिक्स का प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सब लोग जानते हैं हम अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देख पाते हैं वो सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट है प्रेजेंट। इसलिए अगर हम कैमरे पे अंधेरा कर देते हैं कमरे में तो हम चीजों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो जब वो लाइट दिन के समय में सूर्य का प्रकाश और रात के समय में बल्ब की रोशनी जो होती है वो जब किसी वस्तु पर पड़ती है, अपने पे पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। जो परावर्तित किरण हमारे आंखों में पड़ती है और जिसके कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं। जी, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, सब लोग सुन पा रहे हैं? दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस तरह से हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है दर्पण में, वो सिर्फ लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, मतलब प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है, ठीक है। इंद्रधनुष का रंग, तारों का टिमटिमाना, ये सब लाइट का प्रकाश का परावर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। पेज 2 है अभी जो हम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन का कुछ नियम है। जब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में क्या डिफरेंस है ये पहले बता देते हैं। प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है और अगला सतह जब पॉलिश किया हुआ होता है, जिस तरह से हम घर में लगे हुए आईना को, जो मिरर जिसपे हम अपना चेहरा देखते हैं, उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब उसका अगला सतह, पिछला सतह उसका पॉलिश किया हुआ रहता है, जब उस पे एक प्रकाश पड़ती है तो वो सारे अपने पे पड़ने वाले सारे प्रकाश के किरणों को परावर्तित कर देता है और वो हमारे आंखों में पड़ती है और जिससे हम देख पाते हैं। एक होता है हवा से चल के लाइट। एक ग्लास में पानी भर के या खाली ग्लास में हम लाइट को पास करवाते हैं। जब हवा से लाइट पास होती है ग्लास में तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश अपना मार्ग बदल देती है पानी में पड़ने के बाद या ग्लास में पड़ने के बाद। वो परावर्तित नहीं होती है क्योंकि वो किसी पॉलिश किए हुए सतह पर नहीं पड़ रही है। ये होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। डिफरेंस समझ में आया है? मैम हाँ, मैं हूँ, ऑनलाइन हूँ, मैं सुन रही हूँ। आप बोलते रहो। 5 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। कितने बच्चे? 5 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू। सभी को आवाज जा रही है। हाँ, वो आप बोलते रहो। सदफ, आवाज मैंने जा रही है बाकी सबको। सभी को म्यूट करके रखा हुआ है बट वो आपको सुन सक रहे हैं। अभी उतना मतलब सबका नेटवर्क थोड़ा वीक है, इसलिए आप कंटिन्यू करते जाइए, आप अच्छा जा रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं जो कि हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं और फिर अभी इस क्लास में, क्लास 10th में हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आपतन कोण। आपतन कोण वो होती है जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ती है, उस जगह पे आपतन कोण बनता है। और परावर्तन कोण जब वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी सतह पे पड़ती है, वहां पे वो परावर्तन कोण बनाती है।
ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ठीक है, इसका एक डायग्राम मैं शेयर करवा दूंगी मैम से व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। दूसरा है आपतित किरण, जो किरण जो लाइट एक दर्पण पे पड़ रही है वो एक आपतित किरण होगी। दर्पण के आपतन बिंदु, जिस जगह पे वो रिफ्लेक्शन, जहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। उस पे एक लंब खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे, वो अभिलंब। तथा परावर्तित किरण, जो लाइट वहां रिफ्लेक्ट होके दूसरे तरफ जाएगी वो परावर्तित किरण होगी। ये सब एक ही तल पे स्थित होते हैं, मतलब एक ही दर्पण पे ये सारी चीज होती है। इसका भी डायग्राम मिल जाएगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वो होता है जैसे एक सर्कल, एक चूड़ी ले लीजिए, उसका एक चूड़ी लेंगे, उसका एक छोटा एक चाप काटेंगे। ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं वृत्त का चाप, उसको हम लोग उतना टुकड़ा एक लेंगे। या फिर हम इसका एग्जांपल एक चम्मच से लेंगे। चम्मच का जो धंसा हुआ हिस्सा होता है ना, वो कॉनकेव लेंस होता है, हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण कहलाता है। चम्मच का जो धंसा हुआ हिस्सा होता है और उसका जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको मान लेंगे कि वो दर्पण का पिछला हिस्सा है जो कि पॉलिश किया हुआ है। तो हमारा लाइट पड़ेगा धंसे हुए हिस्से की तरफ और वहीं से रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वो होता है कि जैसे चम्मच का उभरा हुआ भाग लेंगे, इसमें पॉलिश हमारा धंसे हुए भाग की तरफ होगा और लाइट का रिफ्लेक्शन होगा उभरे हुए हिस्से में। समझ पा रहे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण? यस मैम जी, कुछ टर्म्स है उसको क्लियर करने के बाद आगे फिर वो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो छाया बनती है, वो कैसे बनती है। वो ध्रुव क्या होता है? हम लोग चम्मच का जो अवतल दर्पण समझाए, चम्मच के जिस भाग को, उस अवतल दर्पण में जो केंद्र बिंदु होगा, जैसे एक वृत्त का केंद्र बिंदु हम लोग लेते हैं, तो जो केंद्र बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का हाँ मैम कंटिन्यू करिए। जी, देख रहे हो हिंदी में कुछ टर्म्स समझ में नहीं आता। From the part of sphere, this जो हमारा जो एक दर्पण का भाग जो हम लोग अवतल दर्पण ले रहे हैं, वो एक सर्कल का एक टुकड़ा है, एक स्फेरिकल मिरर का वो एक टुकड़ा है, स्फेयर का, सर्कल का नहीं सॉरी स्फेयर का। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, स्फेयर हम लोग चूड़ी को बोलते हैं, सॉरी स्फेयर हमारा एक बॉल समझ लीजिए। ठीक है, वो बॉल हमारा स्फेयर होता है। इस स्फेयर का जो एक सेंटर होगा, उस सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र, इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से निरूपित किया जाता है और ध्रुव को पी से हम लोग निरूपित करते हैं। यहाँ पे हम लोग आप लोगों के पास बुक है या सॉरी मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है चित्र 10.2। इसमें हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सी क्या है? सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये पूरे स्फेयर का सेंटर है और ई जो है वो अवतल दर्पण का सेंटर है। ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसका सेंटर है पी। आप लोग पहला वाला डिफरेंस क्या है? देखेंगे, अवतल दर्पण है, दूसरा वाला उत्तल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण है। और पहला दर्पण का सी जो है वो अंदर की तरफ है और दूसरे दर्पण का सी जो है वो बाहर की तरफ है। ओके वो हम लोग देख रहे हैं ना। तो ये डिफरेंस है कि लाइट कहाँ पे पड़ रही है। अगर हम लोग एक बॉल लेते हैं तो अवतल दर्पण में लाइट उस बॉल के अंदर के भाग पे पड़ रही है, जबकि उत्तल दर्पण में उसके बाहरी भाग पे पड़ रही है और उसका सेंटर बॉल के बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है,
जी जो मैम। दर्पण बनाओ उससे एक गोला खींचिए, जो सी लिखा हुआ उसको सेंटर मानते हुए जो दर्पण बना हुआ उससे एक गोल खींचेंगे। कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगा। क्लियर होगी। वक्रता त्रिज्या जिसको आर से दिखाया जाता है, वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये जो दर्पण देख रहे हैं, ये जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है मैम आप शेयर कर रही हैं? जी मैम, स्क्रीन शेयर कर रही हैं अब? हाँ मुझे दिख गया अब। एक डायग्राम है जो मैम मैं गूगल से ली हूँ, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। जी जी ओके मैम। वो परावर्तन और अपवर्तन का डिफरेंस है, और जो परावर्तन का जो नियम है उसको समझाया हुआ है। जी मैम क्लियर है। जी, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से दर्शाते हैं। डायग्राम में आर दिख रहा है, पहले वाले डायग्राम में एक आर इसमें इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं इसके ऊपर है, एंगल आई दिख रहा है, डी के लेफ्ट साइड। हाँ डी के लेफ्ट साइड है मैम। मैम कैपिटल आर नहीं है, वो एक स्मॉल आर जो है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके स्मॉल और कैपिटल आर में डिफरेंस है। एक जो स्मॉल आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब वो दर्पण पे पड़ने वाला लाइट, और दर्पण पे पड़ने के बाद जब वो परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो एक एंगल बनाता है जो कि है एंगल आर। ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही है परावर्तन का पहला नियम कि आपतन किरण, सॉरी हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा, आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होती है। ठीक है, इस डायग्राम में आर नहीं रिप्रेजेंट किया। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। ध्रुव हमारा पी है उससे, और वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है वो तो हम लोग जानते हैं ना, एक स्फेयर की त्रिज्या क्या होती है वो तो हम लोग जानते हैं। सेंटर से लेके पी तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जो हमारा सी से पी का दूरी है, यहाँ पे आर लिख नहीं रहा है, लेकिन वो हम लोग मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इस डायग्राम में देखिए आप लोग अवतल दर्पण में, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं ना सब लोग? जी मैम आप अच्छा जा रहे हैं। सी से पी की जो दूरी है वो आर है। ठीक है, उसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये जो गुजरने वाला लाइन है, सी से लेके पी तक जो लाइन गुजर रहा है और इधर डॉट 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 में जा रहा है ए और बी, जो कि एक वस्तु रखी हुई है जिससे कि जिसका यहाँ पे इमेज बनना है, प्रतिबिंब बनना है, तो वो गुजरने वाली लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। देखिए बाकी सारा लाइन ब्लू कलर से दिखाया गया है, लेकिन वो लाइन ब्लैक कलर से गया है। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है वो हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, आर यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो सी से पी का दूरी आर है। ओके मैम। वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस जगह पे वो सारी बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एफ जो है मुख्य, ये उसको कहते हैं मुख्य फोकस, दर्पण का मुख्य फोकस। जहाँ पे एफ है वो फोकस है। सारा लाइट्स जो जितना पड़ रहा है दर्पण पे, सब रिफ्लेक्ट होके जिस बिंदु पे मिल रहा है वो दर्पण का मुख्य फोकस है। सॉरी, पेज चेंज हो गया। कैसे हुआ?
ये पेज था। और मुख्य फोकस को अक्षर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव मतलब P, तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। F और P के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है। मैम आवाज आ रही है? मैंने कुछ क्लिक कर दिया। हेलो, स्टार्ट जी वीडियो मैम, को मेरी बंद कर आवाज आ रही दीजिए। है? आपकी आवाज आ रही है? स्टार्ट वीडियो पे कुछ ओके। पे क्लिक कीजिए, बंद हो जाएगा आपका वीडियो। हाँ जी, वीडियो बंद कर दी या वीडियो कंटिन्यू करना है? वीडियो बंद कर दीजिए। ठीक है। अब ठीक है ना? जी हाँ भी ठीक है। ठीक है मैम। हम्म, और आप अपना फोकस वीडियो दूरी जो है, ओके ओके। जी, कैपिटल F और जो P है उसके बीच की दूरी, जो फोकस दूरी है, उसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक है। R इज इक्वल टू 2f है। R मैंने बताया कि C से P की दूरी f है, सॉरी, C से P की दूरी R है, तो कैपिटल P से कैपिटल F की दूरी स्मॉल f है, तो हम लोग C से P की दूरी देख सकते हैं, वो 2f के बराबर है। वो C से P की दूरी का हाफ है। समझ में आ रहा है? हम्म, हाँ मैम आ रहा है। आ रहा है समझ में मैम। अब होता जी है मैम, कि समझ में आ रहा है, बोलिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो किस किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। जैसे अगर हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं, मतलब काफी ज्यादा दूरी पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगा वो फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब उसका छाया बनना। जिस तरह से हम लोग आईने के सामने खड़े होते हैं और हम जो दिखाई देते हैं वो भी प्रतिबिंब बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब है वो। उसी तरह से अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब एफ, सॉरी, वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा बिंदु के साइज का, एक छोटे बिंदु के जैसा दिखाई देगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी और उल्टा होगा। जैसा हम लोग वस्तु को, एक अगर कैंडल को रखते हैं, जलता हुआ कैंडल को, तो वो उल्टा बनेगा, उसका जो आग है वो नीचे की तरफ दिखेगा। अगर हम लोग जो वस्तु रखें उसमें अगर ऊपर की तरफ आग चल रहा है तो। ठीक है। दूसरा है, अगर हम लोग सी से परे रखते हैं, सी से दूर, सेंटर से दूर पे रखते हैं, तो कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? एफ तथा सी के बीच में, फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के बीच में। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सी पे ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो सी से दूर बनेगा और बड़ा होगा। जितना साइज है सामान का, वस्तु का, उससे ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वो वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। एफ पर अगर सामान को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, प्रतिबिंब का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा और प्रकृति उसका वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। पी तथा एफ के बीच में अगर सामान को रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी होगी तथा सीधा होगा। ठीक है। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को निरूपित करना। ये सारा कंडीशन जो अभी बताए हैं उसी को निरूपित करते हुए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उसी को निरूपित करते हुए यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है।
एक अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। ए जो है वो अवतल दर्पण है, बी उत्तल दर्पण है। ठीक है मैम, आवाज सुन पा रहे हैं ना? जी सुन पा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कंडीशन जैसा ऊपर में लिखा हुआ उसी हिसाब से यहाँ पे सामान को रखा गया। अनंत पर अगर सामान को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब। हम ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग आज एंड कर देंगे। आज आधे आधे घंटे का ही सेशन रखेंगे, कल से अपन थोड़ा ज्यादा करेंगे, बिकॉज सारे बच्चे को हम लोगों को एनेबल भी करना है, उनको जूम ऐप को, ताकि वो अच्छे से यूज कर सके। तो हिंदपीढ़ी का एक भी बच्चा इंक्लूड नहीं हुआ है आज। अच्छा अच्छा, कोई ओनली बात लाहीनगर की हुस्ना है एंड जैनुल आबदीन है। अभी नेमत आई है, हिंदपीढ़ी की नेमत आई है, नेमत इंक्लूड हुई है। नेमत, वेलकम टू द क्लास। आज फिजिक्स का क्लास चल रहा है। नेमत, नेमत सुन पा रही हो? आगे कंटिन्यू करूं मैम? हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए। यहाँ पे जो भी कंडीशन बिंब की स्थिति और बिंब मतलब वस्तु को कहाँ पे रखना और उस हिसाब से प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, यहाँ पे डायग्राम बना के यहाँ पे शो किया गया है। एक उत्तल दर्पण पे, दूसरा अवतल दर्पण पे, 4 कंडीशन पे है। मैम इसको थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। जी मैम, आप 10 मिनट्स के अंदर अगर आप वो कर देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। ये डायग्राम मैं कल एक्सप्लेन कर दूं नेक्स्ट क्लास में? हाँ, नो कल प्रॉब्लम एक्सप्लेन मैम। कर दीजिएगा। हाँ नो प्रॉब्लम, कल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप वही 5-7 दूसरे मिनट्स में रैप अप कर दीजिए। वो ऑनलाइन स्केड्यूलिंग सिर्फ हाफ एन आवर का ही है मैम। तो आगे दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करूं या अभी एंड करूं? दूसरा 5 मिनट्स में कोई स्मॉल टॉपिक ले लीजिए मैम। हाँ हाँ वही। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग सामान्य जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसके टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइट्स जो होता है उसमें होता है। प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, इसलिए उसका यूज होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि वाहनों के हेडलाइट्स में कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण? तो हमारा अवतल दर्पण यूज होता है। सेविंग मिरर्स में इसका उपयोग करते हैं। दांत के विशेषज्ञ जो होते हैं दंत चिकित्सक, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों का जो दांत होता है उसको बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसको देखने के लिए। ठीक है, सौर्य भट्टी में सौर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए होता है इसका उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का भी डायग्राम है यहाँ पे। यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है। अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं, जैसा कि ए में डायग्राम ए में दिया हुआ है, तो हमारा प्रतिबिंब का स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पे एफ जो लिखा हुआ है उसमें वहां पे बनेगा प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा बिंदु के साइज का, जैसा कि वहां पे बिंदु के जैसा दिखाया हुआ भी है। कुछ भी नहीं बना हुआ है प्रतिबिंब, एक सिर्फ एफ पे एक बिंदु है, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा बिंदु के साइज का ही। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी होगी तथा सीधा होगा। दूसरा है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में, यहाँ पे बहुत दूर में भी नहीं और पी, अनंत से लेके पी के बीच में यहाँ पे बी जहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, ए बी, ये वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे। पी आप लोग देख सकते हैं ध्रुव दर्पण का, और एफ फोकस, इसके बीच में ए बी दिख रहा है बहुत छोटा सा। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी तथा सीधा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी है, सीधा है, बहुत ज्यादा छोटा है। ये हमारा प्रतिबिंब बना और ये
हेलो सदफ मैम। हेलो। जी सदफ मैम। हाँ जी सुन हाँ पा रहे हैं। सदफ मैम, आज का टॉपिक बस इतना ही रखेंगे क्योंकि 5 मिनट्स में हमारा मीटिंग क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से 2 इनवाइट भेज देंगे पहले से ही, ताकि बच्चे इजीली ज्वाइन कर सके। और थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है। आज हमारा फिजिक्स का चैप्टर हुआ है क्लास 10th का, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसको कंडक्ट किया है हमारी सदफ मैम ने। आई होप आप सब लोगों ने अच्छे से इसको ग्रास्प किया। और हमारा ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप घर पे रह करके इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से पढ़ाई कर सके। और जितना भी आपको अपनी सदफ मैम ने दिया है, आपको फ्यूचर में इसका असाइनमेंट भी मिलेगा। आप घर पे इसे रिवाइज करें, लर्न करें। आपका बोर्ड एग्जाम है, बहुत ही क्रूशियल है ये। आप सभी को बहुत अटेंटिव रहना है। और मैं अंत पे बस इतना ही करूंगी कि ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पढ़ाई करें। यही हमारी एक्सपेक्टेशन है आपसे, और यही हमारा जज्बा है कि आप लोग आगे के लिए अच्छे से इनेबल हो सके। थैंक यू सो मच सदफ मैम, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस वेलकम मैम। ऑनलाइन क्लास। थैंक्स अ लॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स।